इनकी रवानगी के बाद मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। तैमूर, विजय और कांता वहाँ पहले से मौजूद थे। क्या सोने का इरादा नहीं है तुम्हारा? मैंने घड़ी देखते हुए कहा। इस वक्त 2:30 बजे थे। हाँ, बस सोने जा रहे हैं, तैमूर ने कहा। नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ बैठे थे। वो दोनों उठ खड़े हुए। कांता अलबत्ता अपनी जगह पर बैठी रही। वो पलकें झपकाए बगैर मुझे घूर रही थी। क्या तुम्हें उठाने के लिए क्रेन लाना पड़ेगी? मैंने हंसकर पूछा। मैं आज तुमसे 2 टोक बात करूंगी। कांता का लहजा फैसला कुन था। बार बार तमाशा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये 2 टोक बात सुबह नहीं हो सकती? मैंने कहा। नहीं, कांता जिद्दी बच्चों की तरह बोली। बात अभी और इसी वक्त होगी। चलो यूं ही सही। मैं बेड पर नींद दराज हो गया। मैं चाहती हूँ तुम मुझे वापस हवेली छोड़ाओ, इसने सपाट लहजे में कहा। मैं उठकर बैठ गया। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे तुमने सूली पर क्यों लटकाया हुआ है? कांता बिफर कर बोली। तुम हर हर कदम पर, हर हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे जलील करते हो, ये जाहिर करते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तुम मुझे क्या समझते हो? इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। कांता प्लीज़, मैंने हाथ उठाकर कहा। पहले ही परेशानियाँ क्या कम हैं कि तुम मुझे और परेशान करना चाहती हो? मैं तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म करना चाहती हूँ। तुम मुझे पैर की जूती समझो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर दूसरों के सामने मुझे तमाशा तो मत बनाओ। अब तुम क्या चाहती हो? मैंने सर्द लहजे में पूछा। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। मैं पेंडुलम की तरह हवा में लटकी हुई हूँ। साफ साफ जवाब दो, मुझे अपनाओगे या नहीं? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि कांता, मेरे रोज़ो शब मौत की बस्ती में गुजरे हैं। मेरे साथ रहकर तुम सरासर घाटे का सौदा करोगी। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ कि नफ़ा नुकसान पर नज़र रखूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे हमेशा के लिए अपनाओगे या नहीं? मुझे हाँ या नहीं में जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब नहीं में हुआ तो यकीन कर लो कि फिर कभी तुम्हें मेरी सूरत नज़र नहीं आएगी। फ़र्ज़ करो मेरा जवाब हाँ में है तो। मुझे कुछ फ़र्ज़ नहीं करना, वो भुना कर बोली। अब तो मैं तुम्हारा फ़ैसला सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ऊंच नीच समझाना चाहता हूँ। तुम करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा सिवाय मुसीबतों और परेशानियों के? तुम्हारी जायदाद तो छीन ही जाएगी। यहाँ के इंतहा पसंद हिंदू तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं इन बातों पर गौर कर चुकी हूँ, कांता ने कहा। जो कुछ तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, मगर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तो फिर समझाओ ना, मैंने हंस कर कहा। शादी से पहले मैं अपनी सारी जायदाद बेच दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो जायदाद मेरे लालची चचा और इनके कमीने बेटे को मिले। सब कुछ बेचने के बाद मैं मुसलमान होने का ऐलान करूंगी। इस वक्त कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा, ना चाचा और इनका बेटा, ना हुकूमत और ना कोई इंतहा पसंद तंजीम। क्या ये फैसला तुमने सोच समझ कर किया है? कैसी अजीब बातें करते हो कामरान, कांता चिढ़ के बोली। मेरे पास और काम ही क्या है? मैंने दिनों नहीं बल्कि महीनों इस बात पर गौर किया है। अगर तुम जानबूझकर अंधे कुएं में छलांग लगाना चाहती हो तो मेरा जवाब हाँ में है। कामरान वो वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता वो मेरे ऊपर धम से गिर पड़ी। इसके जिस्म और बालों से उठती हुई महक मेरे हवास पर छाने लगी। मेरी आंखों के सामने रंग ही रंग लहराने लगी। करीब था कि मैं भी जज्बात के इस तूफान में तिनके की तरह बह जाता। मुझे एकदम होश आ गया और मैं कांता को धकेल कर बेड से नीचे उतर गया। वो बेड पर पड़ी गहरे गहरे सांस लेती रही। मैंने इसकी तरफ पुश्त कर ली। मैं नहीं चाहता था कि ज़बत के बंधन टूट जाएं। मैं कोई पारसा नहीं था। ये सब कुछ मेरे लिए नया भी नहीं था, मगर अब तक जो कुछ भी किया था मैंने अपनी मर्जी से किया था। मैं जज्बात से मखलूब नहीं होना चाहता था। ये मेरी विल पावर की भी आजमाइश थी, इसलिए मैं खुद पर जबर किए खड़ा रहा। आई एम सॉरी कामरान, कांता ने बोझल लहजे में कहा और गोया लचकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसकी चाल भी तौबा शिकन थी। हिंदुओं के शास्त्रों में औरत की 4 किस्मों का तज़किरा है। इनमें सबसे बेहतरीन, मुकम्मल और भरपूर औरत पद्मनी है। मुझे लगता था कि कांता औरत की इस किस्म से ताल्लुक़ रखती है। वो खुद तो चली गई थी, मगर मुझे जज्बात के ऐसे गिरदाब में फंसा गई थी कि मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा। जब टहलते टहलते रुक गया तो बेड पर ढेर हो गया और देर तक लेटा करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि इस बूढ़े जोगी ने मुझे किस बला में गिरफ्तार कर दिया है और फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो तबीयत में कुशलमंदी थी। रात देर तक जागने की वजह से आंखें जल रही थीं और सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक ठंडे पानी से नहाता रहा। बाहर निकला तो कांता मौजूद थी। वो गुलाब की तरह खिली खिली और शगुफ्ता दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही चहक कर बोली, हेलो कामरान। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। लगता है रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई, इसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने सोचा इसे कहूँ कि मेरी नींद की दुश्मन तो तुम हो, फिर खामोश ही रहा। क्या बात है कामरान, कांता ने पूछा। मुझसे कुछ नाराज़ हो? नहीं, मैंने कहा, बल्कि फ़िक्रमंद हूँ। बाबा ने न जाने मुझे कैसी जड़ी बूटी खिला दी है कि मैं एबनॉर्मल हो गया हूँ। शराब मुझ पर असर नहीं करती, जहर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसमें परेशानी की क्या बात है? कांता ने कहा। ये तो अच्छी बात है ना।
कभी अपनी ये खूबसूरत खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया करो, मैंने कहा। अगर मैं बीमार पड़ गया तो कोई दवा असर करेगी मुझ पर? कांता हंसने लगी। अव्वल तो तुम बीमार पड़ोगे ही नहीं, और अगर ऐसा होगा तो मेरे पास एक सफ़ूफ है, इसकी सिर्फ एक चुटकी काफ़ी होगी। वो सफ़ूफ कब तक काम आएगा? आखिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मैंने कहा। वो सफ़ूफ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, कांता ने कहा। बाबा ने तुम्हें जो दवा में और जड़ी बूटियाँ खिलाई हैं, इनका असर सिर्फ 5 साल तक रहेगा। इसके बाद चाहो तो दूसरी डोज ले लेना, वरना यूं ही चलने देना। हाँ, तुम्हारे बाजुओं में जो कुव्वत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक बात और पूछना थी, मैंने झिझकते हुए कहा। और मुझे ये क्या कहना चाहती हो? वो हंस कर बोली। कुछ नहीं, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मैं इससे पूछना चाहता था कि मुझे खुद पर काबू क्यों नहीं रहा है, मगर ये बात मैं कैसे पूछ सकता था? बताओ ना कामरान, कांता इठला कर बोली। क्या पूछ रहे थे तुम? इसी वक्त दरवाज़ा नॉक करके तैमूर अंदर आ गया। वो भी खासा फ्रेश दिखाई दे रहा था। रात की पुरसुकून नींद और आराम ने इसकी काया ही पलट दी थी। मैंने सोचा मेरी वजह से कितने लोग परेशान और बेआरामी में मुब्तला हैं। तैमूर, कांता, ग्लोरिया, फिर ग्लोरिया का ख्याल आते ही मेरे दिल में हौक सी उठी। वो बेचारी भी तो मेरी ही वजह से रांदाए दरगाह हो गई थी। इन बखेड़ों में पड़ने से पहले वो शहजादियों की सी ज़िंदगी गुजारती थी। हज़ारों आदमी इसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहते थे। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही सफाक भी थी। जब वो गुस्से में होती थी तो बड़े बड़े सुरमा इसके सामने जाते हुए घबराते थे। मेरे चक्कर में पड़ गई वो ऐसी घन चक्कर बनी थी कि सब ठाट बाट हुरान बांध धरी रह गई थी। अब वो न जाने कहाँ भटकती फिर रही थी। क्या बात है कामरान, तैमूर ने कहा। इन सोचों में डूबे हुए हो? मैं चौंक उठा और बोला, यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम लोग कब तक यूं ही भटकते रहोगे? तुम्हारी वजह से? तैमूर मुंह बनाकर बोला। क्या तुम यहाँ अपने किसी ज़ाती काम से आए हो? क्या तुम्हें इससे कोई माली फ़ायदा होगा? मेरी बात और है, मैं तुम क्या आसमान से उतरे हो? तैमूर ने तलख लहजे में कहा। क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने जल्दी से कहा। मैं खूब समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद है, तैमूर बुरा मानकर बोला। मैं ये कह रहा था कि मैं तो दरबदर ही हूँ। यूं भी हुकूमत मुझे दहशतगर्द समझती है, फिर वो काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ। देखो ना, जब कोई काम एक आदमी कर सकता है तो मैन पावर क्यों ज़ाया की जाए? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे उकता गए हो? तैमूर एकदम अफसुर्दा हो गया। मेरा वजूद बोझ बन गया है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ तुम कांता से शादी कर रहे हो, मगर यकीन जानो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा। तैमूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इस फौलादी इंसान को मैंने दूसरी मर्तबा आंसू बहाते देखा था। मैंने आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। तुम तो कुछ ज़्यादा ही अहमक हो, मैंने हंस कर कहा। मेरे कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था। अगर तुम इस ज़िंदगी में खुश हो जो मैं गुजार रहा हूँ तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? आइंदा ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत करना कामरान, तैमूर ने आंसू साफ करते हुए कहा। मेरे सब रिश्ते नाते टूट चुके हैं। तुम ही तो हो जो मेरे दोस्त भी हो और भाई भी हो। तुम शौक से शादी करो, मुझे तो खुशी होगी। कौन कर रहा है शादी? मैंने पूछा। ये बात मैं दूसरी दफ़ा तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। ये कहकर मैंने कांता को घूरा। ये बात मुझे कांता ने बताई है, बल्कि अब तो मैं इन्हें भाभी कहूँगा। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं झिंझला कर बोला। जब शादी करूँगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा। फ़िलहाल तो मुझे ग्लोरिया की फ़िक्र है, वो न जाने कहाँ भटक रही होगी। मैंने जानबूझकर ग्लोरिया का नाम लिया था कि कांता का रद्द अमल देख सकूँ। वो कोई बच्ची नहीं है, कांता जल्दी से बोली। हो सकता है अपने मुल्क चली गई हो। वो मुझे यूं खतरात में घिरा छोड़कर नहीं जा सकती, उन्होंने कहा। जानती हो इसने मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। करोड़ों की दौलत पर लात मार दी है, अपने इख्तियारात से दस्तबरदार हो गई और दुनिया के खौफनाक कातलों को अपना दुश्मन बना लिया है। इतना कुछ करने के बाद वो भला मुझे यहाँ छोड़ जाएगी? कांता ने जवाब में कुछ न कहा। अलबत्ता इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर हो गए। फिर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। तैमूर बेतहाशा हंसने लगा और बोला, यार अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। ये कांता और ग्लोरिया मिलकर तुम्हें पागल कर देंगी। एहसान से कहो कि हमें गाड़ी चाहिए, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। हम अभी विनोद पांडे के गांव जाएंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। अचानक दरवाजे की तरफ से एहसान की आवाज़ आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर पहले तुम नाश्ता कर लो। मैं सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीऊँगा, मैंने कहा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो। हमसे कुछ फासले पर रहकर हमें कवर देना। वैसे ये मामला इतना बड़ा है नहीं, हमें बस वहाँ जाना है और अपनी एक एक चीज़ लेकर लौटना है। वहाँ मुज़ामत करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ चलने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ, एहसान ने कहा। जब तक कॉफ़ी ख़त्म करोगे गाड़ी पोर्च में पहुँच चुकी होगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुनो, मैंने इसे रोक लिया। इस मरतबा राइफल या रिवॉल्वर में नकली गोलियां नहीं चलेंगी।
बिल्कुल नहीं चलेंगी, वो हंस कर बोला और बाहर निकल गया। यार तुम कांता को समझाना, मैंने तैमूर से कहा, वो भी खामखा साथ जाने की कोशिश करेगी, ये काम मेरे बस का नहीं है। तैमूर शानी झटक कर बोला, ये तुम्हारा शोबा है। फिर दरवाज़ा नॉक हुआ और कांता और विजय आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। कांता जीन्स और जैकेट में मलबूस थी, पैरों में ग्लोरिया की तरह लॉन्ग शूज़ थे और हाथों पर इसने ग्लव्स चढ़ा रखी थी। मैं हैरत से इसे देखता रह गया। वो स्किन टाइट जीन्स में पहले से कहीं ज़्यादा क़यामत खेज़ लग रही थी। इसने अपने लंबे बालों की 2 चोटियाँ बांध रखी थी। विजय भी कहीं जाने की तैयारी करके आया था। मैंने हंसकर कांता से पूछा, क्या इरादे हैं? मैं आज से बाकायदा कराटे सीख रही हूँ, साथ साथ निशानेबाजी की मशक भी करूँगी। राइडिंग, स्विमिंग और ड्राइविंग तो मुझे आती ही है। फिर भी तुम ग्लोरिया की गर्द को भी ना पहुँच सकोगी, तैमूर ने आहिस्ता से कहा। क्या? कांता इसकी तरफ मुड़ी। मैं कामरान से कह रहा हूँ कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। तुम लोग कहीं जा रहे हो? कांता चौंक कर बोली। हाँ, हम लोग एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं भी। कांता, मैंने इसकी बात काट दी, तुम यही रहोगी? ठीक है, कांता ने जल्दी से कहा, मगर ज़्यादा देर मत लगाना। कामरान साहब, विजय ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलूं। मैंने तैमूर की तरफ देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वहाँ इतने आदमियों की ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल तुम साथ चलना चाहते हो तो चलो। आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी विनोद पांडे के गांव की तरफ उड़ी जा रही थी। ये वही मर्सिडीज़ थी जो एहसान के इस्तेमाल में थी। दूसरी गाड़ी में एहसान कुछ फासला रखकर हमारे पीछे आ रहा था। इसने अपने साथ शायद 5 आदमी मज़ीद लिए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे इतने ज़्यादा आदमियों की क्या ज़रूरत है। मर्सिडीज़ के स्टीयरिंग पर विजय था। इसने मुझे बताया कि मुमकिन है जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ख़तरा न हो, मगर दाऊद इब्राहिम का ख़तरा तो मौजूद है। फिर एहसान ने अभी बाबा जोशी को भी ज़िक पहुँचाई है, मगर बाबा जोशी या दाऊद इब्राहिम से मेरा क्या ताल्लुक़? मैंने झिंझला कर कहा। खान साहब या हुमायूं मिर्ज़ा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? तैमूर ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। इन लोगों ने मुझ पर एहसान किए हैं, कड़े वक़्त में मेरा साथ दिया है, मैंने जवाब दिया। क्यों? तैमूर ने सपाट लहजे में पूछा। क्यों किया है इन लोगों ने एहसान? वो चंद लम्हे तक खामोश रहा, फिर बोला, इसलिए कि ये लोग तुमसे काम लेना चाहते हैं। यही काम दाऊद इब्राहिम भी करना चाहता है। जब वो देखेगा कि ये आदमी मेरे किसी काम का नहीं है तो लात मार के रास्ते से हटा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तैमूर ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा था। ये बात नहीं है तैमूर, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं कोई भी काम अपने असूलों और ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। मैं इंतहाई बदकार और गुनाहगार आदमी हूँ, दहशतगर्द हूँ, मगर मेरे भी कुछ असूल हैं। खान साहब या हुमायूं मिर्ज़ा मेरे ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। इसका फ़ैसला तो मैं ही करूँगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो इंदिरा गांधी भी मुझसे काम नहीं ले सकती। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरी जान चली जाएगी। जान चली जाए तो मैं अपना असूल नहीं तोड़ूंगा। जब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दूंगा। मैंने तुमसे तकरीर करने को नहीं कहा था, तैमूर ने मौजू बदलने की खातिर हंस कर कहा। रहा दाऊद इब्राहिम, मैंने अपनी बात जारी रखी, तो वो जब भी मेरे रास्ते में आया मारा जाएगा या फिर मैं मारा जाऊंगा, ये बात का मसला है। विजय हैरत से आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी कामरान साहब, मैं अब तक आपको बहुत गलत समझता रहा। मेरी नज़रों में आप एक मामूली गैंगस्टर और टेररिस्ट थे, मगर आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने ज़मीर और रसूल का सिर्फ तज़किरा ही सुना था, सियासतदानों और लीडरों की ज़ुबानी अमल करते किसी को नहीं देखा। वही लोग जो बड़े बड़े जलसों में असूलों की खातिर जान देने की बात करते हैं, बाद में इन्हीं असूलों का सौदा कर देते हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो आज से मैं भी आपके साथ हूँ। इसके लहजे में सच्चाई थी। अब हुमायूं मिर्ज़ा से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतनी जल्दी फैसला मत करो विजय, तैमूर ने इसे टोक दिया। पहले इस पर अच्छी तरह गौर कर लो। मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया है। आइंदा अगर कामरान साहब हुमायूं मिर्ज़ा का कोई काम करेंगे तो मैं भी करूँगा, ये इनकार करेंगे तो मैं भी माजरत कर लूँगा। हुमायूं मिर्ज़ा बहुत ताकतवर और बारसूख शख्स है। इसने अपना ज़ाती नेटवर्क बना रखा है। इसके जिस्म पर पुलिस कमिश्नर की यूनिफॉर्म भी है, यूँ पूरी पुलिस फोर्स भी इसके साथ है। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया तो तुम पर ज़मीन तंग हो जाएगी विजय, मैंने कहा। मेरी भी एक बात सुन ले कामरान साहब, विजय ने अटल लहजे में कहा। मैं कभी भी मौत से नहीं डरा, मैं भी धुन का पक्का हूँ। मुझसे दुश्मनी हुमायूं मिर्ज़ा को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं मारा ज़रूर जाऊँगा, मगर इससे पहले इसे इतना नुकसान पहुँचा दूँगा कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम जानते हो कि पुलिस कमिश्नर होने के बावजूद इसे अपनी ज़ाती फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, विजय ने कहा। बस मुझे इतना ही मालूम है कि जहाँ पुलिस बेबस हो जाती है वहाँ वो अपनी फोर्स से काम लेता है। अभी तक इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे जुल्म कहा जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुसलमानों का हमदर्द है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं का दुश्मन है। वो कानून पसंद शहरियों का ख्याल रखता है।
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसमें बस एक ख़राबी है, वो हिंदू गुंडों के मुकाबले में मुसलमान गुंडों का साथ देता है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो, मैंने हंस कर कहा। मैं बस इतना ही जानता हूँ, विजय बोला। वैसे हुमायूं मिर्ज़ा भी कोई फरिश्ता नहीं है। अब तक तो मैंने बहुत सी बातें नज़रअंदाज कर दी थी, मगर अब हर बात को पहले अपनी ज़मीर की कसौटी पर रखूँगा। हमारा रास्ता कठिन है, ये तो तुम देख ही रहे हो, मैंने कहा। हुकूमतों के अलावा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द भी हमारी ताक में हैं। फिर तुमने इसी रास्ते का चुनाव क्यों किया है? मैंने बहुत गुनाह किए हैं कमरान साहब, न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया है। सिर्फ पैसे की खातिर बेशुमार घर उजाड़े हैं। आपकी बातें सुनकर मेरा ज़मीर जाग उठा है। मेरा ख्याल है कि मेरी भूख जाग उठी है, तैमूर हंस कर बोला। सुबह मैंने नाश्ता भी बहुत हल्का फुल्का किया था। इस रास्ते में कोई होटल मिले तो वहाँ रोक लेना, मैंने कहा। अरे होटल तो हम साल लेकर चलते हैं, तैमूर ने कहा और विजय से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकने के बाद वो उतर कर डिग्गी की तरफ गया और वहाँ से बास्केट और थर्मस निकाल लाया। लीजिए, नोश फरमाइए। इसने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर बास्केट सेट पर रखते हुए कहा। बास्केट में सैंडविचेस थे, सेब थे, आलू की भुजिया, पराठे और मक्खन था। ये चीज़ें देखकर तो मेरी भी भूख चमक उठी। हमने खाना शुरू ही किया था कि कोई गाड़ी अचानक हमारे बराबर आकर खड़ी हो गई। खतरा महसूस करते ही मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। फायर मत करना कामरान, एहसान की आवाज़ सुनाई दी। ये मैं हूँ। मैंने घूम कर देखा, एहसान और इसके साथी सफ़ेद रंग की अम्पाला में मौजूद थे। मुझे गुस्सा भी आया कि किसी ऑपरेशन के दौरान ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। वो गाड़ियाँ इंडिया में आम नहीं थी। कोई भी इन्हें एक दफ़ा देख लेता तो याद रख सकता था। जब इसने मुझे मर्सिडीज़ दी थी तो मैंने यही एतराज़ किया था। अब वो खुद भी ऐसी ही शानदार गाड़ी में सफ़र कर रहा था। आइंदा हारन देकर मेरे नज़दीक आना, वरना खामखा कोई नुकसान पहुंच जाएगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। सॉरी कामरान, एहसान ने जल्दी से कहा। ये मेरी गलती थी, मैं समझा कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर इनकी अम्पाला आगे बढ़ गई। हम तीनों ने खामोशी से खाना खाया, फिर कुछ देर सुस्ताने के बाद रवाना हो गए। इस मरतबा स्टीयरिंग सीट पर तैमूर था। मैंने यूं ही वक़्त गुजारी को विजय से पूछा, तुम कब से हुमायूं मिर्ज़ा के साथ हो? 5 साल से, विजय ने जवाब दिया। इन 5 बरसों में हुमायूं मिर्ज़ा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इससे पहले कहाँ थे, मैंने पूछा। क्या करेंगे सुनकर, विजय ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। मैं बचपन ही में यतीम हो गया था। पिताजी किसी प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे। इनकी मौत के बाद रोटी का आसरा तो ख़त्म हुआ ही था, सर छुपाने का ठिकाना भी जाता रहा, क्योंकि वो मकान फर्म की तरफ से पिताजी को मिला था। माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने लोगों के कपड़े सीकर, बर्तन धोकर और झाड़ू पोंछा करके मुझे पढ़ाना चाहा, मगर इस वक्त शायद तकदीर भी मुझसे रूठ गई थी। माताजी बीमार हो गई, मगर उन्होंने अपना इलाज न कराया। इसी शहर की खैराती अस्पताल में वो खून थूक थूक कर मर गई। मेरे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे तो थे नहीं, इनका इलाज कहाँ से कराता? मुझे तो कोई मजदूरी भी नहीं देता था। एक 8 साल का बच्चा मजदूरी कर भी कैसे सकता है? मैं जो छोटे मोटे काम करता था, इनसे इतना ही मिलता था कि एक आध वक्त हम दोनों रोटी खा लें। मैंने इस ज़माने में लोगों के जूते पॉलिश किए, गाड़ियाँ साफ़ की, अखबार बेचे और हर वो काम किया जो मेरी उम्र का कोई बच्चा कर सकता है, मगर माता जी का रोग बढ़ता ही गया। जब मैं बिल्कुल आखिर में इन्हें अस्पताल लेकर गया तो मर्ज आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टरों ने बताया कि इनके फेफड़े जवाब दे चुके हैं। फिर देखते ही देखते वो ख़त्म हो गई। विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने लंबे चौड़े मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे हो, मैंने इसकी पूंछ थपकते हुए कहा। काश मैं इस वक्त इतना मजबूत होता। विजय ने खोए हुए लहजे में कहा, तो अपनी माताजी को मौत के पंजों से छीन लेता। हमारा मज़हब कहता है कि हर इंसान की मौत का एक वक्त होता है। इसे कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर टाल सकता है न पहलवान, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। हमारा धर्म भी यही कहता है, विजय ने कहा, मगर इंसान के मन में कोई हसरत तो नहीं रहनी चाहिए ना। मैं इस वक्त बड़ा होता भी तो क्या कर लेता, मगर ये गम तो नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर मेरी झुग्गी पर भी इसी बस्ती के एक बदमाश ने कब्जा कर लिया और मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मैं वहाँ से निकलकर सड़क के किनारे पीपल के एक दरख्त के नीचे जा बैठा। फिर महीनों तक वही दरख्त मेरा दोस्त भी था और मेरा घर भी। मैं दिन भर मजदूरी करता और रात को इसी दरख्त के नीचे पड़ के सो जाता। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शरफू से हुई। इसे न जाने मुझ में क्या नज़र आया कि वो मुझे अपने साथ ले गया। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि शरफू अपने मोहल्ले का दादा है। वो दुकानदारों से भत्ता वसूल करता है, किराए पर लोगों की पिटाई लगाता है, सियासी जलसे दरहम बरहम करता है और कच्ची शराब का धंधा करता है। मैं इसके साथ 7 साल रहा था। इसके पास न जाने कहाँ से एक जापानी आ गया। मेरा ख्याल है कि वो अपने मुल्क से कत्ल करके भागा था। इसी जापानी ने मुझे कराटे में ताक कर दिया। इसने मेरे जिस्म को फौलाद की तरह मजबूत बनाया। मारपीट के इल्ज़ाम में जब मैं पहली मरतबा जेल गया तो मेरी उम्र 19 साल थी। वहाँ मेरी मुलाकात हुमायूं मिर्ज़ा से हुई।
मैं एक 7 साल की सज़ा काट कर बाहर आया तो हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे अपने पास रख लिया। पहले मुझे बाकायदा कराटे, निशानेबाजी और स्विमिंग सिखाई गई। मेरे लिए शरफू या हुमायूं मिर्ज़ा में कोई फ़र्क नहीं था। मैं वहाँ भी हंगामे, बलवे और कत्ल करता था। हुमायूं मिर्ज़ा ने भी मुझसे यही काम लिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि हुमायूं मिर्ज़ा ने हमेशा किसी गुंडे या बदमाशी को कत्ल कराया है। शरफू सबको एक ही लकड़ी से हाँकता था। जब तक मैं शरफू के पास रहा, किराए के कातिल की हैसियत से काम करता रहा। यही काम हुमायूं मिर्ज़ा भी लेता है, मगर इस कत्ल का मुझे किराया नहीं मिलता बल्कि इनाम मिलता है। पुलिस का ख़तरा भी नहीं है। इस दौरान में हम विनोद पांडे के गाँव पहुंच चुके थे। दरख्तों का एक झुंड देखकर मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने इससे कहा कि गाड़ी इस अंदाज में खड़ी करो कि हत्युल मकान लोगों की नज़रों से पोशीदा रहे और इसका रुख तब्दील कर दो। अगर हमें इमरजेंसी में यहाँ से निकलना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। हम गाँव में पैदल ही दाखिल हुए। मैं और विजय साथ साथ चल रहे थे। तैमूर हमसे कुछ फासले पर था। इस वक्त अंधेरा नहीं फैला था। लोगों की चहल पहल जारी थी। घरों के आगे बैठे हुए लोग सर उठा कर हमें देखने लगे। एक बूढ़े ने हमसे पूछ लिया, ओ भैया किधर जावत हो? हम विनोद पांडे के दोस्त हैं। मैंने नरम लहजे में कहा, दिल्ली से आए हैं। वो तो गाँव में नहीं है, इसका मामा मिल जाएगा। बूढ़े ने कहा, फिर इशारे से बताया, इधर सामने पक्का मकान दिखाई देता है, वही इसके मामा का घर है। मुझे वो घर मालूम था, मगर मैं बूढ़े पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी तो इसी बूढ़े ने दरवाज़ा खोला, जो एक दफ़ा पहले भी मेरे हाथों से उठा चुका था। वहां पहुंचकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बूढ़ा मुझे पहचान कर शोर मचा सकता था, मगर वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। जब पहले मैं यहाँ आया था तो सर गंजा और दाढ़ी मुझे साफ थी। इस वक्त मेरा हुलिया बदला हुआ था। क्या है? बूढ़े ने पूछा। हम विनोद के दोस्त हैं, मैंने कहा। और तो अंदर आ जाओ ना। बूढ़े ने मेरी बात काट दी। मैं और तैमूर अंदर दाखिल हुए। ये वही कमरा था जहाँ मैंने बूढ़े को नॉकआउट किया था। इसके साथ ही दूसरा कमरा था, जिसके एक दरवाजे की खोखली चौखट में वो दस्तावेज़ात और माइक्रो फिल्में छुपी हुई थी, जिनकी तलाश मुझे इस मनहूस मुल्क में लाई थी। मैं और विजय मोंडों पर बैठ गए थे। अचानक मेरी गर्दन से कोई सख्त चीज़ टकराई। इसके साथ ही मैंने विजय को भी चौंकते देखा। फिर कोई सर्द लहजे में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना दोनों को छलनी कर दिया जाएगा। फिर पीछे ही से किसी ने बहुत माहिराना अंदाज में हमारी तलाशी ली और हमारे रिवॉल्वर निकाल लिए। अब तुम दोनों सर पर हाथ रखो और उठ के मेरी तरफ घूम जाओ। मैंने घूम कर देखा, पीछे दो गैर मुल्की खड़े थे, मगर दोनों मेरे लिए अजनबी थे और इनके हाथों में रिवॉल्वर थे। अचानक विजय ने इनमें से एक पर छलांग लगा दी। वो गैर मुल्की औंधे मुँह गिरा। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और विजय चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।